नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बताया हुआ था कि आपकी यहाँ पर सब्जेक्टिव क्लास भी चलाई जाएगी, जो आप लोग की सुबह 10 बजे क्या होता है, जो प्रैक्टिस सेट क्लासेज होती है। उसके अलावा मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप लोग के यहाँ पर परीक्षा तिथि या जो है जैसे जैसे यहाँ पर विभिन्न एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कहा था सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी चलाई जाएंगी। तो पॉलिटी की जो मैंने सब्जेक्ट क्लास चलाई हुई है, जो मैंने नागरिकता तक खत्म कर दी, आज उसके आगे मैं यहाँ पर मूल अधिकार, जी भैया मूल अधिकार, जिस प्रकार से मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भैया, ठीक है, उसी प्रकार से आपके पॉलिटी का अगर एग्जाम्स के हिसाब से देखा जाए कुछ है तो वो आपका मूल अधिकार। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप छोटे से लेकर के बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो तो इससे पॉलिटी से अगर प्रश्न आ रहा है तो इससे 1 से 2 प्रश्न मिनिमम मिनिमम मिनिमम, मतलब इतना मिनिमम कि अगर पेपर में क्वेश्चन डाल रहा है तो इससे 1-2 प्रश्न जरूर डालेगा। इस बेसिस का ये टॉपिक है और आज मैं इतने सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं और पूरा मूल अधिकार एक ही क्लास में खत्म होगा। ये क्लास 1 घंटे भी जा सकती है, जितना भी जाएगी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जितने 50 प्रश्नों में मैंने पूरा मूल अधिकार खत्म कर दिया है और इसको मैंने इतनी विधिवत तरीके से बताया है कि अगर आप कोई भी किताब ना उठाए, केवल ये देख लें एग्जाम्स, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लें, मेरे बताए गए टॉपिक्स को एक एक चीजों को अच्छे समझ लें, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, आने वाला पेपर होगा उनमें गलती नहीं करेंगे। बस उसके लिए क्या, मेरी बातों को अच्छे समझिए, उसका एक नोट्स बना लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, फिर मुझे बताए कि मेरे बताए गए चीजें कितने कामदायक है। देखो भैया, ये आप किसी भी राज्य से अगर आप पीसीएस परीक्षा देने जा रहे हो, पीएससी परीक्षा, यूपी आरओ देने जा रहे हो, एसएससी एग्जाम देने जा रहे हो, आपके सामने यहाँ तमाम भर्ती आने वाली है। और छोटे एग्जाम्स भैया, यूपी की तमाम वैकेंसियां, यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी पीसीएस जो कराता है, बीपीएससी जो कराता है, कहीं पर भी अगर आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो उन सब एग्जाम्स के लिए ये रामबाण क्लास है। ये पढ़ लिए, जान लो फिक्स है, अब तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मैंने बड़े एग्जाम्स को आपके थंबनेल पे इसलिए लगाया क्योंकि अगर आप इसे पढ़ लिए तो छोटे एग्जाम्स तो ऐसे ही निकल जाने। ठीक है, तो चलिए अब समय ना गवाते, अच्छी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। लेकिन अगर क्लास अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने, पहला प्रश्न यहां पर कह रहा है कि मूल अधिकार के निर्माण के समय भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित रहे। आपको पता है कि हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिन्होंने मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया। साथ ही साथ वो क्या, एक हिसाब से आपके क्या करते थे, भारतीय संसद भी चलाते थे और दूसरे तरह के यही संविधान सभा भी हुआ करती। ठीक है, तो भारतीय संविधान के देखिए मूल अधिकार आपका क्या है, मूल अधिकार आपके भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए एक एक चीजें जो मैं बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से समझिएगा। भारतीय मूल अधिकार जो है, जो आपके संविधान में है, ये भाग 3 के, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जी भैया अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है, इसमें भारत में क्या है, भारत के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, समझ गए। और एक चीज आप अच्छे से जान लीजिएगा आप लोग कि यहां पर जो है, आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा कि मूल अधिकार जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में है, इतना कहीं देश में नहीं है। मतलब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को लेकर इतना डिटेल में बताया है कि अन्य देशों में मूल अधिकार है भी तो उसका इतना विवरण नहीं मिल पाता है कि उनमें लेकर के अधिकारों को लेकर के स्पष्टता आ पाए। ठीक है, इसीलिए हमारे यहां पर खैर सुप्रीम कोर्ट में कई बार चीजें जाती हैं, उनका अपना अपना एक आता रहता है, लेकिन फिर भी जितना क्लियरली हमारे यहां डिफाइन है हमारे फंडामेंटल राइट्स, उतना किसी कंट्री में नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो भैया किस देश से प्रभावित था, तो जितने लोगों ने क्या अमेरिकी संविधान जवाब दिया, उस सही कर लें। जी भैया, अमेरिकी संविधान से जो है हमारा जो है ये था। ओके, समझ गए। अमेरिकी संविधान में से क्या अधिकार का विधेयक कहते हैं, क्या भैया अधिकार का विधेयक के नाम से जाना जाता है, जो हमारे मूल अधिकार के नाम से जानते हैं उसे क्या वहां पर अधिकार के विधेयक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए। और मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, उसे अच्छे से जाने रहिएगा। ठीक है, और मूल अधिकार अगर पूछा जाए कि था क्यों, मूल अधिकार दिया क्यों गया, अगर बहुत ही छोटे से पूछा जाए कि मूल अधिकार दिया क्यों गया, मूल अधिकार देने का एकमात्र कारण था कि आपके अधिकारों का हनन ना हो पाए। आप एक जो हम लोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक है, जो प्रजा के लिए है,
उन सब को स्थापित करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपके अधिकारों का कोई हनन ना करे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आइए और चीजें हम देखेंगे जो हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति देखो, हमारे यहां क्या है, कानून द्वारा सरकारें चलती है। ठीक है, तो भैया कानून की सरकार बनाने के लिए भी मूल अधिकारों को जगह दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे प्रश्न में आ सकता है। और आजकल विभिन्न आयोग और बड़े बड़े एग्जाम्स ऐसे खेल रहा है कि सीधा पूछ लेगा कि मूल अधिकार को रखने का या इसका लक्ष्य क्या था। तो भैया मूल अधिकार को रखने का लक्ष्य ये आप जान लीजिए क्या था भैया, कि कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। ठीक है, कि हम कानून के अंतर्गत एक चलने वाली सरकार का निर्माण करेंगे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उसके अपने प्रावधानों के अनुसार हम देश को चलने देंगे। तो इसलिए हमारे यहां से स्पष्टता उल्लेखित किया गया। ठीक है, समझ गए, एक तुम्हें जिस्ट मिल गया ना कि मूल अधिकार क्या, क्यों, कैसे, कितना है। अब आगे प्रश्न और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी भैया, पहले प्रश्न स्पष्टता आई, ऐसे आइए बहुत सारे स्पष्टता आइए। मूल अधिकार क्या है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मूल अधिकार क्या है। ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि ये प्रश्न था। तो भैया देखो, जो अगर बच रहा है एक एक चीज यहां पर कवर होगा मूल अधिकार का। अगर कुछ आपको लग रहा है सर इसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया, माय डियर जस्ट वेट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो या उसके अगले तरफ बढ़ो, जवाब मिलेगा, बहुत ही डिटेल में मिलेगा। ठीक है, बता तो रहा, ये सब पढ़ लोगे ना, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बना लो, ये क्लास देख लो, बहुत ही इनफ है। चलो, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, वाद योग। जी भैया, इसे देखो क्या है, ये आपका वाद योग है। वाद योग क्यों है, क्योंकि देखो आपको पता है कि यहां पर स्पष्टता एक चीज कह दिया गया था कि हम यहां पर नागरिकों के अधिकारों का कहीं से भी उल्लंघन होता नहीं देख सकते। इसको लेकर के वहां व्यक्ति कहां, कोर्ट जा सकता है। और इसको दो लोगों को क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों को अधिकार दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह इसके लिए जो है क्या, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल राज्यों के अगेंस्ट में, और आपका अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो दिया गया है। कुछ है राज्यों के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति द्वारा भी किया जा रहा है तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपको मोस्टली 80-90% राज्यों के खिलाफ ही मिलेंगे, 10-20% होंगे जो किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ मिले। ठीक है, समझ गए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको मैं क्यों बता रहा हूं, आप चीजें समझें कि क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, तो वाद योग है, क्यों, क्योंकि आपके अधिकारों का हनन ना हो सके, आपके अधिकारों को बचाने के लिए आप इन कोर्स में जा सकते हैं। सारी चीजों में से मैक्सिमम पार्ट ऐसे जब राज्य आपके अधिकारों का हनन करे, राज्य में आपका केंद्र भी आता, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आती। ठीक है, और उसके अंतर्गत जो भी संस्थाएं होती हैं जो सभी संबंधित होती हैं, वो सारी संस्थाएं जो है इसके अंतर्गत अगर आपका हनन करती है तो आप वहां जा सकते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय देश के नागरिकों के लिए चौमुखी विकास के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है, चौमुखी विकास के लिए, चलिए भैया बताइए। अब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। जी भैया, लेकिन आपको पता होना चाहिए चौमुखी विकास है क्या, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक। क्या भैया, भौतिक, बौद्धिक, भौतिक, ओके, बौद्धिक, ओके, उसके बाद क्या है, नैतिक और आध्यात्मिक। तो सोचो हमारे संविधान में जो है आध्यात्मिक तक की बात की गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा देश भैया देखोगे कि धर्मों का उत्पन्न करता देश रहा है। बौद्ध यहीं से उठा, जैन यहीं से उठा, हिंदू धर्म यहाँ है, इस्लाम का बहुत बड़ा जो है जनसंख्या हमारे देश में रहता है। तो इसलिए हमारे आध्यात्मिकता को भी जगह दी गई है। ठीक है, हमारे जो है मूल अधिकारों के संरक्षण में, ये चीज समझे ना, क्यों आध्यात्मिकता। बाकी नैतिकता की बात तो की ही गई है, भौतिकता चीज की बात भी की गई है जो आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं। बाकी बौद्धिकता की भी बात की, तो बौद्धिकता, नैतिकता, भौतिक और आध्यात्मिकता, ये चारों जो है चहुमुखी विकास की जो है किसके भैया, तो यहाँ पे जो क्या मूल अधिकार जवाब दिए सही कह रहे। क्या भैया, देखो जवाब तो आपको पता रहेगा लेकिन क्या है, कैसे, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, हमारे संविधान में जब मूल अधिकारों का नाम दिया गया तो उसको मूल अधिकार क्यों कहा गया, क्योंकि भैया जो कानून का मूल सिद्धांत है उसे जो है संविधान द्वारा क्या, गारंटी और सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि जो मूल आपके कानून बनाए गए हैं उसके द्वारा जो संविधान में कुछ ऐसे चीज दिए जाए कि उनकी क्या हो सके, गारंटी मिल सके, आपके उन चीजों का सुरक्षा हो सके जो कानून के अंदर चीजें दी गई हैं। इसीलिए क्या, इसे मूल अधिकार नाम दिया गया। ठीक है, तो मूल अधिकार नाम देने का कारण क्या है ये भी समझ गए ना,
कि क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, एक एक पॉइंट अगर तुम मेरी समझ लोगे, यकीन मानो किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं दो दो तीन तीन बार बोल रहा हूं कि क्यों कहा गया, क्यों कहा गया। तो मूल अधिकार क्यों कहा गया भैया, फिर से पढ़ने से पहले, क्यों, क्योंकि ये देखो क्या है, ये व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इससे क्या होता है कि इसे जो है संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा मिलती है, जो क्या है, जो किसी भी राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत होता है। यानी कि जो भी कानून बनता है, कानून किसके लिए बनता है, कानून बनता है नागरिकों के लिए। क्यों बनता है कि भैया आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार है, उनका हनन ना हो सके, आप पर कोई गलत चीजें ना हो सके। कानून इसी के लिए तो बनता है कि समाज अच्छे से स्थापित हो सके, जो एक सामाजिकता के कुछ प्रमुख चीजें होती है, आधार होती है, उनका जो है सही से फॉलो हो सके, ठीक है। और वरना कानून क्यों बनेगा, चोरी ना हो इसके लिए कानून है, रेप ना हो इसके लिए कानून है, ऐसी तमाम चीजें जो स्थापित होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। बताइए भैया इनमें से किस व्यक्ति ने इस कथन को कहा था, जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न बताइए, यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ये आपको पता होना चाहिए। दरअसल जब संविधान सभा में भाग ले रहे थे यह व्यक्ति, तो उन्होंने बहस के दौरान यह कथन कहा था, और उनका नाम क्या था, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। जी भैया डॉक्टर एस राधा कृष्णन नाम था। उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि देखो मूल अधिकार आपके लिए है, ठीक है, लेकिन ये मूल अधिकार इतने ज्यादा जरूरी हैं कि अगर आपको सभ्य समाज बनाना है, तो आपके इन अधिकारों का रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम आपको जीने की आजादी नहीं देंगे, अगर हम आपको पुलिस के गलत कानूनों के अधिकार खिलाफ आजादी नहीं देंगे, मतलब जिस तरह की अनियमितताएं सरकार जब हावी होती हैं तो लोगों पर कर सकती हैं, अगर उसके खिलाफ हम आपको जो है क्या नाम है अधिकार नहीं देंगे, तो आप एक नीरस हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जब चाहेगी वो चीज कर सकती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल चीन का लेते हैं, साउथ कोरिया का लेते हैं, क्यों, सॉरी नॉर्थ कोरिया का, माफ करिएगा साउथ कोरिया तब ठीक है, नॉर्थ कोरिया का, रसिया का, क्यों, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति शासन कर रहा होता है वो एक ऑटोक्रेट तानाशाही की तरफ चला जाता है। क्यों, क्योंकि वह अपने हिसाब से हर चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन भारत ऐसा देश निर्मित ना हो, इसके लिए जो ये सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। इसीलिए कहा गया हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बना दिया है, अगर देश में बहुत हालात ना बदले और इनमें बहुत संशोधन नहीं किया गया, तो भारत कितना भी खराब होगा लेकिन बहुत देशों से बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के संबंध में सत्य कथन कौन सा बताइए। चलो बहुत इतनी चीजें मैंने आपको चर्चा की, चलो देखता हूं कितने लोग यहां पर अच्छे से समझे हुए हो। अगर आपने लगा कि आपको मूल अधिकार पढ़े हुए हो, आपको मूल अधिकार के विषय में सब कुछ आता है, तो बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा। यह अस्थायी नहीं, इसमें कटौती या कमी की जा सकती है, ओके। दूसरा कथन करें यह असीमित होता है, या सभी लोग चाहे विदेशी हो, नागरिक हो या कोई भी हो उपलब्ध है, या सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं वाला होता है, ठीक है। तो भैया बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने ने क्या डी जवाब दिया वो सही कर ले। अब देखो मैं क्यों इतनी देर से आपको टाइम दिया कि आप दिमाग पर जोर डालिए। देखो भैया एक चीज आप जान के चलिए, यह अस्थाई नहीं है, इसमें कटौती या कमी की जा सकती है, लेकिन क्या है जो संशोधन होगा वो जो आपके एक्ट के अधिनियम द्वारा, मतलब एक विधेयक के अंतर्गत होगा, ठीक है, समझ गए। मतलब आप इसमें अगर ऊपर नीचे करना चाहते हैं जो आपके संविधान में अधिकार दिए गए हैं मूल अधिकारों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई चीजों को इधर उधर किया गया है, जैसे जमीन का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, इधर उधर किया गया है, तो उसमें क्या है आपको ऐसा नहीं कि अस्थायी नहीं, आप चेंजेस कर सकते, लेकिन वो इस प्रकार से कि किसी एक्ट या विधेयक द्वारा पारित हो। दूसरा क्या कहता है, यह असीमित होता है, नहीं भैया यह असीमित नहीं होता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेने से, ठीक है। और वाद योग होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। और पता है आप जो है अभी धीरे धीरे जानेंगे कि राज्य कुछ हद तक जो है आपके मूल अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन वो ऐसे ग्राउंड्स पे लगा सकता है जो बहुत जेन्यून हो, मतलब एक अच्छा हो, ऐसा नहीं कि किसी भी बात पे, नहीं नहीं, जो है वो है, लेकिन हर बात पे नहीं लगा सकता, ठीक है। उसके बाद सभी लोग देखो जी भैया, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ चीजें नागरिकों के लिए हैं, कुछ चीजें विदेशी लोगों के लिए हैं, ठीक है, ओके। जैसे आपका इसमें कुछ जो है सिर्फ यह सभी लोग, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति के लिए नहीं,
सभी नहीं भैया, इसमें जितनी चीजें सभी लोगों ने चीजें उपलब्ध है, नागरिकों के लिए भी, विदेशियों के लिए, कानूनी क्या नाम है, व्यक्ति के लिए भी, लेकिन सभी चीजें नहीं उपलब्ध है। इनमें से कुछ कुछ चीजें ऐसी, कुछ चीजें केवल नागरिकों के लिए, कुछ चीजें विदेशी और नागरिक दोनों के लिए, ठीक है, कुछ चीजें विदेशी नागरिकों और कानूनी सब व्यक्ति के लिए भी, जैसे परिषद अन्य संस्थाएं होंगी, ठीक है, इसलिए ये कथन नहीं होगा, ठीक है, ये सभी लोगों के लिए नहीं उपलब्ध, इसमें जितनी इसमें चुनी हुई चीजें हैं। और भी यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विशेषताओं वाला है, क्योंकि सकारात्मक क्या है, जहां ये जो है राज्य के अधिकार को सीमित करता है तो उस प्रकार से ये नकारात्मक हो जाता है, और जहां पर ये व्यक्तियों को क्या देता है, अधिकार देता है, उन्हें सशक्त करता है, फिर ये क्या सकारात्मक हो जाता है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। ये पॉइंट अच्छे से जाने रहना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है यहां पर कि चलो भैया, कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किस शब्द को व्यापक रूप से समझाया गया है। चलिए भैया, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आपको मेरा अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आपको जिक्र मिलता है अनुच्छेद क्या ना मूल अधिकार के चीजों का। तो भैया अनुच्छेद 13 के अंदर किस शब्द की व्याख्या की गई है, तो भैया अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किसकी व्याख्या की गई है। आप जब भी मूल अधिकार वर्ड पढ़ेंगे तो आप हमेशा कहेंगे राज्यों के खिलाफ या राज्यों के मनमानी के खिलाफ। यहां पर आपको पता होना चाहिए राज्य शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा आपको अनुच्छेद 12 में देखने को मिलती है, ठीक है, अनुच्छेद 12। वही अनुच्छेद 13 जो है आपके विधि, जी भैया विधि शब्द को परिभाषित करता है। कौन से विधि शब्द को परिभाषित करता है, इसमें यह बताया गया है कि विधि के अनुसार अगर चीजें आपको मिलनी चाहिए तो विधि का मतलब क्या होता है, विधि का मतलब होता है वह चीजें जो किसी क्या संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया हो, या किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा क्या जो अध्यादेश जारी करके किया गया हो, या कुछ आपके ऐसे जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका विधान द्वारा किया गया हो, ठीक है, जैसे और कुछ चीजें क्या जो कोई प्रथा चली आ रही है, और कोई चीजें रूढ़ी मतलब क्या कई चीजों से चली आ रही है, उन सारी चीजों को मिला करके जो है यहां पर क्या आपकी विधि बनती है, ठीक है, मतलब कोई चीज आपके राज्य विधानसभा से पारित हुई है, कोई चीज आपके संसद द्वारा पारित हुई है, कुछ चीजें आपके प्रथा के अंतर्गत है, उन चीजों को ये सारी चीजें मिलाकर के एक विधि बनती है, और इन विधियों के अंतर्गत जो नियम बने हैं उसके अंतर्गत आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। समझ गए क्या मेरे कहने का तात्पर्य था, समझ के एक एक पॉइंट को मैं यहां जो तुम्हें बता रहा हूं वो आप समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं ना कि विधि का क्या मतलब हुआ, अर्थात राज्यसभा ने, लोकसभा ने, मतलब संसद ने आपको यह कानून बना के दे दिया है, तो वह कानून विधि तभी, वह विधि की परिभाषा के अंतर्गत तभी आएगा जब वो क्या है कहीं ऐसी संस्था से बनकर आया हो। ऐसा नहीं कि कोई भी नया कानून नहीं, एक संस्थागत तरीके से बन करके आया हो तभी जो है वह विधि की परिभाषा के अंतर्गत इस व्यापक शब्द के अंतर्गत स्थान लेगा, ठीक है, ये जान लेना। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो इसके अंतर्गत नहीं, वो एक अस्थाई हो अस्थाई, इसमें दो तरह का अस्थाई भी अस्थाई दोनों तरीके से हैं, लेकिन वो क्या किसी संस्थागत चीजों से जो क्या हो, जो इसके अंतर्गत परिभाषित चीजों के अंतर्गत हो वहीं से आएगा, तभी ये विधि शब्द के व्यापकता के अंतर्गत समाहित होगा, ठीक है, क्लियर। और 12 आपके राज्यों के अंतर्गत है, राज्यों में आपको पता है जैसे आपका राज्य, इसमें आपका क्या स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया, ठीक है, और आपके जो केंद्र की हो गई वहां पर भी आगे से भारत सरकार, भारतीय संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला जो जिला बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, और जैसे आपका कुछ पीएसयूज भी जो है होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है ये सारे जो मैंने नाम से बताया ये देखोगे कहीं ना कहीं चाहे राज्य या केंद्र सरकार से संबद्ध संस्था है, तो जो भैया केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा क्या है संबद्ध है, वो आपके क्या राज्यों की परिभाषाओं के अंतर्गत जो है आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार जो है इसी चीज पे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन कर चल रहा था कि किन्हें किन्हें किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एक चीज कह दी थी, उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी राज्य की संस्था काम कर रही हैं, चाहे वो निजी हो या प्राइवेट हो या एजेंसी हो, ठीक है, जो क्या नाम है सरकार के संस्था के रूप में काम कर रही हो, वो सभी राज्य के अर्थ के रूप में आ जाएंगी। मतलब मान के चलिए कि राज्य सरकार ने किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर कर लिया, तो आप क्या करोगे भैया प्राइवेट है, नहीं नहीं, अगर राज्य सरकार के अंतर्गत तो प्राइवेट एजेंसी हायर करी तो वो भी भैया राज्यों के अंतर्गत आ रही है, अगर वो भी आपके अधिकारों का हनन कर रही है तो
उसके खिलाफ भी आप क्या कोर्ट जा सकते हो। समझ गए क्या कहने का मतलब था। तो अनुच्छेद 12 और 13 अच्छे से क्लियर हो गया, आप तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कि मौलिक अधिकार किस न्याय को सुनिश्चित करता है। चलो बताओ भैया किस न्याय को, देखो न्याय की बात हो रहा है। चलो बताओ मौलिक अधिकार किस न्याय को सुनिश्चित करता है, जवाब दीजिए। चलिए भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, जितने लोगों ने क्या, उपरोक्त सभी, ये आपके आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक तीनों, जी भैया आपके आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह के न्यायों को जो है मूल अधिकार क्या करता है भैया, सुनिश्चित कराता है। ठीक है, तो ये बहुत बार प्रश्न आता है कि कौन सा है जो तीनों न्याय को सुनिश्चित करता है, या किन किन न्याय को जो है मूल अधिकार के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, अलग अलग तरह से यह प्रश्न आप लोग के समक्ष आ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करे रहना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो आपको मूल अधिकारों की चर्चा हो रही है, तो मूल अधिकारों की चर्चा के साथ ही आपको एक चीज बहुत ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने भैया आपके अधिकार हैं। तो वर्तमान समय में हमारे में जो है कुल कितने, 6 अधिकार हैं। ठीक है, 6। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान बन रहा था, क्या जब संविधान बन रहा था तो उस समय कितने थे भैया, उस समय जो है 7, क्या नाम है, 7 जो है अधिकार हुआ करते थे, मूल अधिकार कितने, 7 हुआ करते थे। बाकी एक को जो है आपको पता हटा दिया गया था। तो चलिए वो देखेंगे क्या कैसे हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर भैया क्या होगा बताइए आप सभी लोग। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया, समता का अधिकार भैया अनुच्छेद 14 से 18 का अंतर्गत, यानी कि इसमें कुल कितने, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि समता के अधिकार के अंतर्गत कुल 5 क्या है, मूल अधिकारों के चीजें आती हैं। अभी इन्हें 14, 15, 16, 17, 18 है क्या, संख्या से तो हमें काम होगा नहीं, इसके बारे में जानना ना, आगे प्रश्नों में उसके बारे में देखेंगे। तो पहले समझ गए कि समता का अधिकार कितना आता है, क्या है। चलो आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का कई सारे हैं, टोटल 6 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे प्रश्न हम लोग देखते रहेंगे। तो चलो भैया, अभी मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने भैया यहां पर ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और इस प्रश्न को मैं एक एक पॉइंट आपको यहां पर डिस्कस करके बताने वाला हूं। ठीक है, ओके। देखो एक चीज तुम्हें मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूं कि जैसे पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार है जो केवल नागरिकों को है, कौन सा अधिकार है जो नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए। तो देखो हर पूरा अधिकार तो नागरिकों के लिए है, चाहे जो अधिकार हो नागरिकों, लेकिन कुछ अधिकार है जो विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो ऐसे याद करना 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, बस ऐसे याद कर लेना, क्योंकि आपको ये आर्टिकल्स पता होंगे तो बस ऐसे जान जाओगे। ठीक है, ये मैंने संख्या के तौर पर ऐसे बता दे कि आप बस जान लो, इतना डिटेल में 15, 16, 29, 29, 30 ये जान लो कि ये अनुच्छेद जो है, जो हमारे संविधान के विदेशी लोगों को भी इसके अंतर्गत क्या प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये अधिकार, ये विदेशियों को क्या है, प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, विदेशियों को नहीं। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, चलो तो 15, 16, 19, 29, 30 ये आपके क्या है, विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार नहीं है। ओके, अब चलो इसका जवाब दो क्या होगा, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, क्या भैया इसका सही मिलान क्या होगा। तो देखो भैया, अगर आप में से जितने लोगों ने यहां पर क्या इसका जवाब बी दिया है तो सही कर ले, पूरा प्रश्न दिख रहा था, बी दिया है, सही कर ले। अनुच्छेद 14 क्या करता है भैया, अनुच्छेद 14 आपका विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। आइए मैं एक एक चीज को यहां बताऊंगा, पहले इसको जान लेते हैं, पहले चलिए इसी शुरुआत करते हैं। इसी के अंतर्गत भैया देखो, एक विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, जो आपका क्या नाम है, विधि के समक्ष समता, ये आपका कहां से आया, ये आपका ब्रिटिश से आया। क्या भैया, ये आपका ब्रिटिश से आया। वहीं आपका विधियों के समक्ष समान संरक्षण, ये आपका कहां से आया, देखो ये दोनों एक ही आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ये आपका आया भैया कहां से, आपके अमेरिका के संविधान से आया। तो पहला जहां विधि के समक्ष समता है ये ब्रिटिश से है, तो वहीं विधियों के समान संरक्षण आपके अमेरिका से लिया गया। अच्छा, पहले का मतलब क्या होता है,
पहले का मतलब होता है कि इसमें किसी भी विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं होता है। विधि के समझ समानता समता का मतलब होता है कि आपको किसी तरह का विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। आप नागरिक हैं, तो जैसे मैं हूं और मेरे देश का राष्ट्रपति होगा, ठीक है, तो हम दोनों इक्वल होंगे यहाँ पर, ठीक है। खैर वो कुछ अपवाद है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्या मतलब कहना चाह रहा है। मतलब मेरे यहाँ का डीएम है, मैं हूं, तो हम दोनों विधि के समझ समान है। जो अगर उसने अधिकार गलत किए हैं तो वो अधिकार जो प्राप्त है उससे वो अधिकार मुझे प्राप्त है। जो गलती मेरे कहने पर मुझे सजा होगी वही उसके करने पर भी उसे भी सजा होगी। तो यहां पर क्या विशेषाधिकार नहीं होता है, जो विधि के समझ समता की बात आती है, ठीक है। वही दूसरा क्या कहता है, यहां पर अगर कोई विशेषाधिकार या दायित्व है तो उनके अंतर्गत क्या मतलब व्यवहार समता, ठीक है। मतलब यहां पर आपको विशेषाधिकार की बात तो कर रहा है, लेकिन यहां पर दोनों में अंतर है। यहां पर कह रहा है कि आप इक्वल फील्ड की बात करता है पहला वाला, दूसरा कहता है ठीक है आप ऊपर है, आप ऊपर है, आप ऊपर है, ठीक है आप ऊपर हैं, लेकिन अगर कानून की बात आएगी तब भी जो है आपको इसके असंगत जो कानून है, ठीक है, जो विधि के अंतर्गत चीजें उसी के अंतर्गत आपको क्या संरक्षण मिलेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो, ठीक है। तो इन दोनों बहुत बेसिक सा जो है डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, बस आपको मैंने समझाने के बताया क्योंकि इससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आप में से यही तो अच्छा है कि इतना डिटेल में पूछता नहीं, बस पूछता है कि विधि समझता ब्रिटिश से और विधियों का समान संरक्षण कहां से भैया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और ज्यादा आपको दिमाग में, माफ करेगा ऑस्ट्रेलिया मैंने बोल दिया सर, अमेरिका, ठीक है, माफ करेगा अमेरिका, ठीक है। और देखो अनुच्छेद 15 क्या था, अनुच्छेद 15 था, एक मिनट, अनुच्छेद 15 था आपका यहाँ पर, एक मिनट मैंने गलत जवाब दे दिया था क्या, अरे यार एक मिनट, ये मिटेगा कैसे, पहला तो सी होगा, ठीक है, अनुच्छेद 17 का ए होगा, ये सी जवाब होगा, ठीक है। एक मिनट फिर मैं गलत कर रहा हूं, हड़बड़ा जाता हूं मैं, हाँ ये रहा इसका सही जवाब, ठीक है। अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। जो 15 वाला है ये आपका क्या बात करता है, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के स्थान पर क्या विभेद का प्रतिषेध। जी भैया देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वो किसी भी अगर धर्म का हो, जाति का हो, उसका कुछ भी लिंग हो, ठीक है, और यहां पर एक वर्ड समझना, यहां केवल वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है केवल, जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इस केवल वर्ड को समझना मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। केवल क्या कह रहा है, धर्म, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान को लेकर के विभेद नहीं, यानी कि आपको क्या आप में अंतर नहीं किया सकता। तो यहां पर जो विभेद और केवल वर्ड है ना, ये इसमें जो इस आर्टिकल के अंतर्गत बहुत ही विशेष बल दिया गया इस पर। क्यों, क्योंकि जो है क्या होता है इसमें केवल का मतलब अगर इसके अंतर्गत आपको कोई क्या कर रहा है, छोटा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है तो आपके मूल अधिकारों का हनन माना जाएगा केवल इसके अंतर्गत। और विभेद का मतलब तो आप जानती हो क्या है कि किसी के विरुद्ध, विपरीत या अन्य के प्रति अपने पक्ष में ना रहना, मतलब बायस ना होना, ठीक है, बायस ना होना, यहां पर वो बात की जा रही है, ठीक है, समझ गए। तो अनुच्छेद 15 यहां पर हो गया। जैसे आपको इन सब चीजों के क्या होता है, इसमें यह होता है कि जैसे मान के चलो, इसमें दरअसल अनुच्छेद 15 दो चीजों की बात करता है। एक तो कहता है कि इनके आधार पर प्रतिषेध हो, दूसरे ये भी कहता है कि कोई भी नागरिक धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के अधिकार आधार पर कहीं दुकानों में अगर जा रहा है, ठीक है, या मनोरंजन स्थान पर जा रहा है, ओके, कहीं पर जो क्या नाम है राज्य निधि से पूर्णतः या कुछ आधार पर पोषित है, ठीक है, या जैसे आपका कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, वहां पर जो है क्या अधीन नहीं होगा, ठीक है, ओके। यानी कि यहां पर राज और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। तो यहां पर क्या है, अनुच्छेद 15 राज और व्यक्ति दोनों के खिलाफ। तो ध्यान समझ लेना, अनुच्छेद 15 में अगर आपसे कभी एग्जामिनर बहुत डिटेल में और अच्छा प्रश्न बताए कि अनुच्छेद 15 क्या केवल राज्य के प्रति करता है, जी कहता है, क्या वह व्यक्ति के प्रति करता है कि नहीं, जी भैया अगर कोई व्यक्ति द्वारा आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो भी अनुच्छेद 15 आपके क्या संरक्षण करता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर। चलो अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 देखो क्या था, अनुच्छेद 16 को याद करने का सबसे आसान तरीका मैंने एक ही किया था, मंडल आयोग। अब मंडल आयोग किससे था भैया, मंडल आयोग था आपके क्या नाम है, आरक्षण से संबंधित था, ठीक है,
किससे, आरक्षण संबंधित था। तो आरक्षण को लाने का क्या रीजन था, आपको पता है कि जैसे क्या हो सके कि जो भी नौकरी के संबंध में था, ठीक है। तो इससे मैंने अपना इसी से याद किया है। तो क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि सरकार द्वारा जब भी कहीं पर कोई पद देने की बात होगी तो वहां पर समान अवसर सभी को दिया जाएगा, यानी कि वहां पर किसी आधार पर भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। खैर मंडल एक जैसे अब भेदभाव कहोगे कि जैसे बहुत लोग कहते हैं आरक्षण गलत है, आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में उसका भी एक अलग है कि इनको उत्थान करने के लिए विशेष अधिकार दे सकते हैं, ये भी बात की गई है। तो इसी के अंतर्गत मंडल आयोग ने उसको बढ़ाया था, 27% ओबीसी आरक्षण दिया था, कई चीजें हुई थी। तो मंडल आयोग को हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मंडल आयोग आपको पता होना चाहिए कि 1979 में मोरारजी देसाई ने जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, जिसकी बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। ओके, तो ये 1979 में मंडल आयोग आया, क्योंकि जानना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपसे बनता है प्रश्न। ओके, समझ गए। तो अवसर की समानता की बात करता है, यानी कि आपको नौकरी ये सब देने की बात करता है, ठीक है। देखो यहां पर भी जब आपके अनुच्छेद ये लोक नियोजन की बात आती है ना, तो यहां पर भी धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के स्थान, ठीक है। इसमें जन्म स्थान के साथ निवास का स्थान भी जोड़ देना, ठीक है। यहां पर जन्म स्थान के साथ निवास स्थान के आधार पर भी आप भेद नहीं कर सकते। बाकी धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म के साथ निवास स्थान की बात यहाँ अनुच्छेद 16 के विषय में मैं बता रहा हूं, ठीक है, समझ गए। और यहां पर भी आपका केवल वर्ड लगा रहेगा। ओके, अनुच्छेद 17 क्या बात करता है भैया, अनुच्छेद 17 आपका यही बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता के अंतर्गत जो है उसको हम नहीं करते, यानी कि उसको छुआछूत से हमारे देश को मिटाने की बात इसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की गई थी, और ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको क्या नाम है, जो कानून बने हैं उसके अनुसार क्या उसे दंडित किया जाएगा। अगर एक चीज और पूछ सकते, क्या इस वर्ड को परिभाषित किया गया, दी भैया हमारे संविधान में कई वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया है। तो अस्पृश्यता वह वर्ड है जिसे क्या है हमारे संविधान में अच्छे से एक्सप्लेन परिभाषित नहीं किया गया, ना ही किसी एक्ट में किया गया, ठीक है, समझ गए। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तमाम चीजें हैं कि आप अगर करते हो तो तमाम तरह के कानून है जिसके अंतर्गत आपको दंडित किया जा सकता है, तो बदलते रहते हैं, तो इसलिए उस पर इतना चर्चा नहीं करेंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अनुच्छेद 18 के संबंध में सत्य कथन है, बताइए अनुच्छेद 18 के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, जवाब दीजिए। चलिए भैया बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, अनुच्छेद 18 आपका सी जवाब होगा। क्या वैसे देखा जाए तो इसमें कहता है कि उपाधियों का अंत करना। देखो भैया इसमें बेसिकली ये कहता है जो उपाधियां उस पर अंत करना, लेकिन किस प्रकार की उपाधियां, अगर वो सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा किसी प्रकार की अगर उपाधि दी जाती है तो वह जो है नहीं दी जा सकती। हमारे भारत में ये स्पष्ट कह दिया गया है। जैसे सेना में परमवीर चक्र तमाम तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, विद्या संबंधी तमाम अवार्ड दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई सम्मान दिया जा रहा है तो वह वह आपके देश में स्वीकार नहीं होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें यह भी है कि कोई भी व्यक्ति जो पुरस्कार प्राप्त करता है वो जो है उसे क्या प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब आपने जैसे कोई पुरस्कार प्राप्त कर लिया तो आप अपने नाम के आगे नाम के पीछे नहीं लगा सकते, इस चीज पे भी मना किया गया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो उसका क्या कर लिया जाएगा, उसे त्यागना पड़ जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में आप उस अवार्ड्स का नाम अपने नाम के साथ नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, अगर अच्छा यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसे कोई सम्मान मिल रहा है, अनुच्छेद 18 में इसका भी जिक्र किया गया है, अब विदेश से मिलने वाला है और वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति सरकार के अंतर्गत है, तो क्या वह चीज वह अधिकार वह अवार्ड वहां से ले सकता है सम्मान की नहीं। तो इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी बात को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात ये कह रहा है कि वह कोई विदेशी है और क्या है वह हमारे देश के अंतर्गत काम कर रहा है, तो वह किसी भी अन्य देश से तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति से सहमति ना मिले, यानी राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद ही वह उस अवार्ड्स को ले सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी हमारे देश का व्यक्ति हो
उसको भी क्या किया गया, अगर वो भी काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी कोई किसी विदेशी राज्य से या क्या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट क्या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब अगर वो इंडियन है लेकिन अगर उसे कोई अवार्ड विदेश की किसी संबंधित कंपनी या विदेश द्वारा दिया रहा है, तब भी उसे राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और भारत का कोई भी नागरिक ऐसे आमतौर पर जो है विदेशों से क्या नाम अवार्ड्स नहीं ले सकता। ठीक है, ये जाने रहना। तो समझिए अनुच्छेद 18 किन चीजों पर जिक्र करता है और इसके मतलब क्या, मतलब ये जो सम्मान है, सम्मान का क्या कैसे यूज किया सकता है, क्योंकि यहां से प्रश्न अगर घुमा कर आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल कितनी सुरक्षा मिलती है। चलो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बताइए, जवाब दीजिए इसका। चलिए भैया आप लोग जवाब दीजिए। ये ऐसा टॉपिक है ना कि ये बहुत लंबा समय खींच लेता, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, 6। देखिए वैसे देखा जाए प्रारंभ में 7 अधिकार थे, आप में से कितने लोगों को पता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रारंभ में देखा जाए 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, जो आपके संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का जो अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत था, वो 44वें संविधान संशोधन क्या है, 44वें संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था उसके द्वारा क्या हटा दिया गया था। तो अब केवल 6 बचे। ठीक है, ओके, ये 6 कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। पहला तो है आपका क्या कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति, इसलिए 6 में से, एक मिनट, इसमें अगले प्रश्न में कुछ डिटेल है कि शायद नहीं होगा, नहीं होगा। चलो, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पहला क्या है, मतलब आपको बोलने की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अभी अपने अभिव्यक्ति को दर्शा सकते हैं, आप मौखिक, लिखित, किसी भी तरीके से जो है क्या आपको जो है बोलने की आजादी है, यानी कि सरकार आपको रोक नहीं लगा सकती है। ठीक है, दूसरा कहता है कि आप शांतिपूर्वक कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्वक यानी क्या है, आप धरना देना चाहते हो दे सकते हो। देखो एक चीज समझना, इसमें हड़ताल की बात नहीं की गई है, हड़ताल को यहां पर मना किया गया है, जबकि आप धरना देने की बात को यहां पर समर्थन किया गया। ठीक है, तो ये जाने रहा, हड़ताल को मना किया गया, धरना को, लेकिन धरना कैसा, शांतिपूर्वक हो, यानी उसमें किसी भी बल का या ऐसी चीजें ना, वरना उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको संघ बनाने का अधिकार, जैसे आप देखते नहीं है कि कई सारे संघ होते हैं जो अलग अलग पार्टियों से, जैसे यूनियन देखते हो ना, जैसे पता ना पुलिस और आर्मी को छोड़ करके, पुलिस और आर्मी को छोड़ करके बाकी आप हर संस्था में देखोगे तो क्या नाम है, आपको यूनियन देखने को मिलेगा। जैसे आप रेलवे यूनियन देखते होगे, बैंक यूनियन देखते हो, तो सब सारी चीजें, लेकिन आपको आर्मी और यहां पर यूनियन बनाने की आजादी नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद तीसरा यहां पर क्या आता है, संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अपने देश के अंतर्गत कहीं पर भी अस्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या है, वो आंतरिक या बाहर, देश से बाहर भी घूमने जाना हो या देश से अंदर जाना हो तो भी जो है यहां पर कर सकता है। ओके, देखो जब आप अंदर रहते हो, आप अनुच्छेद 19 आपके आंतरिक की बात करता है। अनुच्छेद 19 ये करता है कि आप जब अपने देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा रहे हैं तब, लेकिन अगर वही पूछे कि बाह्य देश, विदेशी देशों में जाना हो, तब भैया वहां अनुच्छेद 19 नहीं, तब वहां अनुच्छेद 21 आ जाता है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, आप लोग जाने रहना कि आने जाने की आजादी तो है, लेकिन अगर पूछे कि बाह्य देश के बाहर घूमने का अधिकार अगर जानना हो तो वो भैया आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ना कि 19 के अंतर्गत। ठीक है, और आंतरिक के अंतर्गत ये आता है। ओके, उसके बाद आपको निवास का अधिकार भी ये चौथा है। ठीक है, सॉरी पांचवा है कि आप कहीं पर भी जो है अस्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर जो है रह सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप कहीं पर से आप मान लो कहीं 6 महीने के लिए तो भी रह सकते हो, कहीं आपको आजीवन व्यतीत करना जमीन ले तो रह सकते हो, तो कहीं पर निवास करने का अधिकार भी आपको इसी संविधान के 19 के अंतर्गत मिला। ठीक है, और आखिरी है इसका कि व्यवसाय करने का अधिकार। जी भैया, आप व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पर भी अपना व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 मैंने आपको बता दिए, डिटेल में बता दिए, 19-21 का डिफरेंस बता दिया, हड़ताल धरना का बता दिया, 7वां कब हटा था ये बता दिया, और पुलिस और आर्मी यूनियन नहीं बना सकते ये बता दिया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद दिया गया है, बताइए इसका संबंधित तथ्य क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रिकॉर्ड करो, हाँ हाँ तुम करो।
बताइए अनुच्छेद 20, 21, 22, 23, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक एक अनुच्छेद को मैंने यहां पर डिटेल में क्यों बताने की कोशिश की, क्योंकि भैया बार बार कह रहा हूं ये पढ़ लिए तो किताब उठाने की जरूरत तुम्हें है ही नहीं। इसके बाद तुम किताब ना उठाओगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 20, 21, 22, 23 जो मैं पूछ रहा हूं ये किसके अंतर्गत आता है? तो देखोगे भैया 20, 21, 22, 23 ये जो है दो तरह के, स्वतंत्रता का अधिकार और क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जहां स्वतंत्रता का अधिकार जो आप जानते हैं वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक आता है। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। वहीं जो आपका अनुच्छेद 23, 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज जाने रहना कि ये दूसरा और तीसरा है, टोटल जो 6 में से। तो ये भी चीजें मैं आपको बताता रहा हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, अनुच्छेद 20, चलो बताओ। चलिए बताइए भैया। देखो यहां पर कुछ चीजें तो आपको बहुत ही आसान लग रही होगी, ठीक है। चलो भैया कुछ दशाओं में संरक्षण, चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। देखो कैसे, समझ गए। यानी कि ए का बी, 21 का डी, 22 का सी और 23 का ए, ठीक है। जितने लोगों ने यहां पर क्या डी बी जवाब दिया सही कर। मैं इतना समय इसीलिए दे रहा हूं कि आप अपने दिमाग का जो लगाओ, क्योंकि इतना समय आपको पेपर में मिलेगा। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो भैया मेरी कोई गलती नहीं, यानी कि तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आज इतना पढ़ ले रहे हो कि तुम्हें आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अनुच्छेद 20 ये कहता है, अनुच्छेद 20 का बहुत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत तीन चीजों की बात की गई है, ठीक है। इसमें तीन चीजों की बात है। उससे पहले आपको यह जानना है कि यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे दो सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण, यानी कि उस पर आपको दोष अगर सिद्ध करना तो उसे संरक्षित, मतलब उसकी आप उस पर जबरदस्ती तरीके से क्या है, आप उस पर नहीं आरोप सिद्ध कर सकते, ठीक है। जैसे क्या है आपका यहां पर, यहां पर आपकी क्या चर्चा करने मिलती है। इसमें तीन चीजों की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, कि कोई पूर्व पद आपको जो है प्रभाव कानून नहीं होगा। अनुच्छेद 20 यह कहता है कि केवल उन्हीं कानूनों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है जो कानून आपके लागू, यानी कि क्या है, जो कानून उस समय से प्रभावी हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई कानून जो बनने वाला हो बाद में उसके आधार पर आप उसे जो है सजा नहीं दे सकते, ठीक है। पहली पॉइंट तो यह। दूसरा यह कहता है कि आप एक व्यक्ति को जो है किसी एक सजा के लिए एक से अधिक बार जो से क्या दंडित या अभियोजित नहीं कर सकते। मगर अर्थात उसने एक कोई अपराध किया है तो आप उसके लिए एक ही बार उसे क्या कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं या क्या अपराधी घोषित कर सकते हैं। एक से अधिक बार एक कानून, एक चीज के लिए आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या कहता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। मतलब उसे ये नहीं कह सकते कि मैं खुद के खिलाफ ही गवाही दूंगा, नहीं। हाँ, लेकिन अगर उसके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, थंबनेल, मतलब कुछ जो चीजें लेनी है वह उसे देना ही पड़ेगा, चाहे उसे अपना हस्ताक्षर देना पड़ जाए, चाहे जो मतलब जो चीजें उसके से डीएनए देना पड़ जाए, इन सब चीजें के लिए आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, आप सोचो कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे तो ऐसा इसके खिलाफ क्या संरक्षण उसे दिया गया। तो अनुच्छेद 20 समझ गए कि किन तीन जो चीजों की व्याख्या की गई है। आइए अनुच्छेद 21 जानते हैं। अनुच्छेद 21 वह अनुच्छेद है भैया जिसमें क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण की बात की गई है। यानी कि आपका देखा जाए तो आपके भारतीय संविधान में अगर कहा जाए कि सागर कोई है, जी भैया, अगर कोई पूछा जाए सागर है किस चीज का, आपके जो है यहां पर पूरे मूल अधिकारों का, तो वो अनुच्छेद 21 है। जो अनुच्छेद कहीं जगह नहीं पाता वो आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। आपको क्या है, आपको जीने का अधिकार हो, निजता का अधिकार हो, जीवन रक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो और त्वरित सुनवाई का अधिकार, से तमाम आपको जो है, आप समय समय पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई आर्टिकल्स को ऐड भी करता रहता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो ये आपको पता होने से इसके बारे में बहुत चर्चा करना जायज नहीं होगा कि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। अनुच्छेद 22 क्या करता है, अनुच्छेद 22 देखो दो तरह की बात करता है। एक यहां पर दंड विषयक और निवारक।
अनुच्छेद 22 जो देख रहे हो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यहां पर देखो एक तो आपके दंड विषय की बात करता है और एक आपके निवारक की बात करता है। अब देखो यहां पर मतलब क्या है, दंड विषय का मतलब यह है कि यहां पर पहला आपको जो है कोई आपने गलती की है तो उस कानून के अनुसार जो है आपको दंड देने की बात की गई है, ठीक है। पहला तो यह करता है कि एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपना अधिकार स्वीकार कर लिया, अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है, ठीक है। मतलब आपने कुछ ऐसा कर लिया जो आप पर आरोप सिद्ध हो गए तो आपको अब जेल में जाना क्योंकि आपको सजा हो गई है। लेकिन दूसरा क्या कहता है, दूसरा यह कहता है कि आपने जरूरी नहीं है कि वो अपराध किया हो, आप भविष्य में ऐसा कर सकते हैं। इस चीज से बचाव करने के लिए आपको क्या नाम है, आपको जो है जेल में डाला जा रहा है। तो ये दोनों चीजों की व्याख्या जो है यहां पर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। ओके, इसमें मतलब कि भविष्य में ऐसा अपराध करने की चेतावनी दे सकता है, मतलब वो कर सकता है। इसलिए आप देखते हैं जब चुनाव ना होता है या जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वहां पर एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंतर्गत उन व्यक्तियों को थाने में बैठा लिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, ये चीजें की जाती हैं, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो जो यहां पर आपको एक चीज समझना चाहिए, जो आपको मैंने दंड विषय के बारे में बताया, क्योंकि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने संबंधी क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसकी व्याख्या की गई है कि कोई भी अगर आपको किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना तो उसे आपको सूचित करना होगी, हम आपको गिरफ्तार करने वाले, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसे वह जो व्यक्ति हो रहा है उसे क्या नाम है, उसे परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा, ठीक है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने वाले हो तो उसे अपने अधिकार, मतलब वो क्या कर सकता है, अपने आप को बचाने के लिए और क्या परामर्श लेने के लिए भी वह जो है स्वतंत्र होता है, ठीक है। और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, ये बात बहुत बार पूछेंगे, कितने घंटे के अंदर भैया, 24 घंटे के अंदर उसे क्या जिला मजिस्ट्रेट यानी कि मजिस्ट्रेट यानी क्या जिला अधिकारी के समक्ष आपको प्रस्तुत करना ही होता है, ठीक है। ओके, और उसके बाद क्या, अगर दंडाधिकारी द्वारा अतिरिक्त निरोध, मतलब अगर उसे जो है 24 घंटे तक रख सकते हो, अगर उसे 24 घंटे के अंदर पेश करना है और 24 घंटे के अंदर अगर उस पर चीजें नहीं हुई तो अगले 24 घंटे से ज्यादा आप उसे नहीं रख सकते हो, ठीक है। मतलब आज से लेकर के 24 घंटे के अंदर तुम्हें वहां रखना है, उसके बाद क्या, तुम उसके बाद उसे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसे छोड़ भी देना अगर उस पर कोई भी चीजें डिसीजन नहीं ली गई है, ठीक है। तो ये आपके पहले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो यहां पर निवारक वाला होता है, इसमें निवारक में यह होता है कि देखो यह जो एक जो निवारक वाला है, दंड विषयक निवारक की बात कर रहा हूं, ये नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। ये जो निवारक वाला है ये इंडियंस के लिए भी है और किसके लिए भैया, फॉरेनर्स के लिए भी, जो विदेशी आते हैं उनके लिए। तो ये इंडियंस और फॉरेनर्स निवारक जो मैंने बताया कि आप भविष्य में ऐसा कर सकते हो इसके संबंध में, तो यह दोनों लोगों के लिए क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, अगर इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आया है तो उसे 3 महीने से ज्यादा आप क्या है, उसे 3 महीने से ज्यादा आप जो है आप जेल में नहीं रख सकते। कितना, 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते। उससे ज्यादा अगर आपको रखना है तो आपको फिर से क्या, परमिशन लेके आने पड़ेगी, ठीक है। तो आपको उससे कारण बताना होगा कि क्यों हमें रखने की जरूरत है, जो उचित होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या है, इसमें यह है कि उसको उसके जो निवारक के अंतर्गत जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम उसके कारणों को बताएं कि आपको किन कारणों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो ऐसा करने से हो सकता है कि वो सार्वजनिक करने पर कुछ नुकसानदेह साबित हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि जो भी व्यक्ति को यह अधिकार हो रहा है कि वो अपनी चीजों कर सके तो वह इसके विरुद्ध प्रतिवेदन कर सकता है, यानी जिस भी व्यक्ति को किया जा रहा है तो प्रतिवेदन करने का जो तो अधिकार है, ठीक है। यहां पर इसे भी प्रतिवेदन करने का अधिकार है। तो निवारक के बारे में समझ के कि इंडियन फॉरेनर्स दोनों को 3 महीने ज्यादा आप नहीं, अगर रख तभी सकते जब कोई कारण ठोस हो। इसको इसके बारे के कारणों के बारे में बताना जरूरी नहीं है, सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है, और ये अपने चीजों के प्रति प्रतिवेदन कर सकता है जो निवारक के अंतर्गत क्या होगा, जेल में जाएगा, ठीक है। और भैया इसका आखिरी यहां पर कौन सा था, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 यहां पर क्या है कि बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति को यहां पर जैसे आप जानते नहीं तमाम चीजों, चलो इस प्रश्न को मैं अगले में आपको डिटेल में बताता हूं, ये आप समझ गए। चलो इससे संबंधित एक प्रश्न और आएगा आपके, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, ठीक है, अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई है। यानी जो आपको रिजर्वेशन दिया गया वह किस आर्टिकल के तहत यहां पर
दिया गया है जो ओबीसी और क्या नाम है, ओबीसी और एससी एसटी को दिया गया है, ठीक है, बताओ। और किस प्रकार के, जो गैर सरकारी भी हैं, ठीक है, और जो सरकार से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, ठीक है, ये सरकारी में तो है लेकिन गैर सरकारी में भी इसे प्राप्त हुआ है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, 15-5, जितनों ने क्या बी जवाब दिया उस सही कर ले, ठीक है। 15-5 के अंतर्गत इसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये 15-5 किसकी बात करता है, जो गैर सरकारी और गैर अनुदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार जो है यहां पर ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है ना कई पीसीएस एग्जाम्स में जो है ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को जानना। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसी संबंधित कि संविधान के किस अनुच्छेद का आर्थिक रूप से दुर्बल, जी भैया जो ईडब्ल्यूएस नहीं बना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के बता रहा है कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अनुच्छेद 13(2), 14(2), अनुच्छेद 17(18), 15(6), 16(6), अनुच्छेद 20(21). चलो भैया पिछले प्रश्न से अगर थोड़ा सा सीखे होगे तो तुम्हें पता होना चाहिए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो एक चीज जान लेना, पहले इसका जवाब दे दो फिर तुम्हें एक चीज और बता देता हूं मैं, कि देखो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15(6) और 16(6). जब देखो ईडब्ल्यूएस की बात आएगी तो इसके अंतर्गत जो है आपको मिला, ठीक है, अनुच्छेद 15 का भाग 6, अनुच्छेद 16 का भाग 6। अनुच्छेद 15-16 क्या है मैंने आपको पिछले आर्टिकल में क्लियर बता दिया है, उसके अंतर्गत इसके अंदर मिलता है। पिछले प्रश्न के बारे में देखो यहाँ पर कि यहाँ जो 15(4) है, ये 15(4) केवल ओबीसी के बारे में बताता है, ठीक है, कि ओबीसी को जो यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, ओबीसी को जो यहां पर आरक्षण मिलना चाहिए वो किसके अंतर्गत भैया, जो 15(4) या 16(4) हो गया वो क्या है, ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं के आरक्षण की बात करता है, ठीक है, समझ गए। और 16(4) भी, तो 15(4) ले लो या 16(4) ले लो, ये आपके ओबीसी के संबंध में बताता है जो समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 15(5) अलग करता है, 15(6) अलग करता है। ओके क्लियर, तो 4, 5, 6 आप समझ गए ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रतिभूति प्रदान करता है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलो अभी ये प्रश्न मैंने कराया है, अभी ये प्रश्न मैंने कराया तो उम्मीद करता हूं गलत नहीं करोगे। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर क्या बी जवाब दिया, अनुच्छेद 16(1), 16(2), मैंने आपको बताया था कि समान अवसर देने की बात जो है आपके विभिन्न नौकरियों में या यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा होगा लोक नियोजन, जो मैंने पहले ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है, जो 16(1) और 16(2) जो क्या करता है, समान यहाँ पर जो है राज्य के किसी भी पद पर नागरिकों के लिए क्या समान समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 3 प्रश्न मैंने कराया ना, ये विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में अलग अलग समय पे आए हुए हैं और इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न क्योंकि ये खंड वाइज इसके अंतर्गत सब क्लॉज है। सब क्लॉज के प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बुक्स में भी नहीं देखने होंगे, आप पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो इनको प्रश्न के जरिए मैंने लाइव से आप इस पर ध्यान दे सके, ठीक है। ये जो अभी की स्टार्टिंग की चीजें ना, इसे इतना डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि क्लास लंबी हो रही है। जिसके सेकंड पार्ट में आप देखेंगे वो क्लास इतने उसमें ज्यादा प्रश्न होंगे लेकिन समय कम है क्योंकि स्टार्टिंग की चीजों को आपको समझाना ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, बताओ। समानता के मौलिक अधिकार की बात करें तो चलो बताओ कौन सा सम्मिलित नहीं है। अभी चलो अगर ये प्रश्न भी मैंने आपको करा दिया है, चलो ये प्रश्न भी मैंने आपको करा दिया, अगर आप यहां पर ध्यान से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अभी भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था जिसमें 3 प्रकार के मैंने बात की थी, उस 3 प्रकार में कौन सा नहीं था भैया, तो आपका आर्थिक समानता नहीं है। देखो भैया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ये 3 प्रकार की समानता समानता की बात करते हैं। जहां 14 के अंतर्गत आपको क्या मिलता है, सामाजिक समानता मिलती है, वहीं 15 के अंतर्गत आपको क्या मिलता है भैया, अवसर की समानता मिलती है, और 16 के अंतर्गत आपको क्या मिलता है भैया, कानून के समझ समानता की बात मिलती है। तो ये तीनों जो है आपको 14, 15, 16 से संबंधित है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, और बहुत लोग गलत किए तो जान के चलो कितनी बेसिक बेसिक गलतियां कर रहे हो। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 2 कथन है जिसमें से एक कथन है और दूसरे को कारण बताया गया। चलो आज स्पृश्यता के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताई है, तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर आपका ऑप्शन है, बताइए। चलिए भैया जवाब दीजिए आप सभी लोग, क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका जवाब क्या दिया, ए दिया, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जी भैया अगर आप देखोगे ये संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मतलब आप एक किसी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर आप जो है उसे गलत भला बुरा क्या ही क्या, आप जानते ही हो, उसमें ज्यादा बोलना यहां पर थोड़ा सा, टीचर तो हूं लेकिन बोलने से थोड़ा सा बचता हूं, क्योंकि मतलब यहां पर सीधा ये जानो संरचनात्मक हिंसा का मतलब क्या हो रहा है। मतलब संरचनात्मक हिंसा का एक ही तात्पर्य यहां निकल के आ रहा है कि आप सुनियोजित तरीके से उसे जो समाज है उसे समाज में आप अलग बांट दे रहे हो, अलग बांटने से उसे हानि पहुंच रही है, ठीक है, तो उसे समान अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो ये सामाजिक के क्या संरचनात्मक हिंसा हो गई। और कारण क्या कह रहा है कि ये धार्मिक स्वीकृत है, बिल्कुल भैया है। आज भी हमारे समाज में आपको विवाह करना, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप संपन्न हो, मतलब लड़का लड़की राजी हैं, लेकिन आप विवाह नहीं कर सकते। क्यों? यही छुआछूत वाली बात। लड़का लड़की खुश, इससे मतलब लड़का लाख रुपए कमा रहा हो, उसका कास्ट, मतलब आदमी कहता आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए, ठीक है ले लो, लेकिन आर्थिक संपन्न व्यक्ति से अंतिम में जात देखकर ही शादी करोगे, समझना। आर्थिक संपन्न व्यक्ति से अंतिम में जात देखकर ही शादी करोगे, ठीक है, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर चाहिए। अरे आर्थिक आधार पर तो आर्थिकता से वो संपन्न है ना, तो उससे करा दो, नहीं कराओगे, जात देखनी है। ये चीज कह रहा हूं, यही तरह का दोगलापन हमारे समाज में, कि इन्हें अपने फायदे के लिए चीजों को बढ़ा दो, लेकिन जहां अगर अपने पे उंगली उठ जाओ तो उस चीज को मना कर दो। ये हमारे समाज में दोगलापन है। खैर क्या करोगे, इसी के साथ हम पले बढ़े हैं, इसी के साथ जीना है, और आगे देखते हैं कब तक ये चलता है। कोशिश तो है खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो भैया ये मैंने एक एग्जांपल दिया था किस प्रकार से यहां चलता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान प्रेस की आजादी की जो है व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। अरे यार बताओ, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था इसके बारे में, चलो जवाब दो। अभी मैं जब आप लोग को बता रहा था तो मैंने कहा कुछ भी लिखने छापने की स्वतंत्रता है किसी भी मतलब आपके भारत के अंतर्गत, तो बताओ क्या था, मैंने इस चीज का जिक्र किया था, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ए भैया अनुच्छेद 19 का 1 का ए, इसीलिए अभी मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि भैया प्रेस की आजादी का है तो नहीं, लेकिन जो अनुच्छेद 19 का 1 का ये है, इसके अंतर्गत जो वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको मिली हुई है, इसको जो है क्या है, आपको लिखा कि आप कोई भी चीज छाप सकते हो, लिख सकते हो, आपको बोलने की आजादी है, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हो, उस पर रोक है, रोक लगती है, लेकिन ऐसा रोक नहीं लगता है जो अंग्रेजों के समय लगता था, ठीक है। जैसे आप देखो कई आर्टिकल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस पर रोक नहीं है, क्रिटिसाइज करना गलत नहीं है। आप एक स्वस्थ लोकतंत्र, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज तभी बनता है जहां क्रिटिसाइज आप किया सके, आप उस क्रिटिसाइज को ले, अगर वो क्रिटिसाइज वास्तव में सही है कर सकते हैं, क्योंकि गलत होने पर तो आपको ऊपर तो मानहानि का मुकदमा चल जाता है ना। मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था मानहानि मुकदमा इसमें क्या है, आपके लीगल हो गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। फिर बताओ इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह एक मौलिक अधिकार है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, अनुच्छेद 19 ए। जी भैया यही मैंने कहा, अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति, दरअसल एक केस चला था, नवीन जिल्दन बनाम भारतीय संघवाद,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी भवन के ऊपर भी जो है क्या नाम है झंडे को फहरा सकता है, यह नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19(1)(a) या अनुच्छेद 19, मैं बार बार कहूंगा अनुच्छेद 19 को बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। देखो अनुच्छेद 21 को बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, अनुच्छेद 19 को बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अपने अंतर्गत 6 संविधान की जो है विशेषताओं को ग्रहण किए हुए हैं और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने 6 की व्याख्या कर दी थी कि 6 क्या है, किस प्रकार से क्या है, आंतरिक मतलब एक एक चीज तो मैंने बता दिया था। अगर तुम्हें फिर करो ना कोई भी दिक्कत लगे, एक बार क्लास पुराना करके पीछे आकर के देख लो, पढ़ लो, इनफ है। चलो भाई ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, और बाकी बचे जो 30 प्रश्न है वो इसके सेकंड पार्ट में यानी कि कल आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा ना, क्योंकि अगली में इतना मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा इस क्लास के बाद, क्योंकि वहां पर उतनी चीजें बताने लायक है भी नहीं, है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार खत्म कर रहे हैं। तो मैंने बता नहीं, ये अगर पढ़ लिए 50 क्वेश्चन, यहां पर चीजों को इतना डिटेल में बता दे रहा हूं कि आपको दोबारा किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से नोट्स बना लेना, कर लेना। ये आखिरी प्रश्न, बाकी 30 प्रश्न कल खत्म हो जाएगा हर हाल में, ठीक है। चलो कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? चलो बताओ, नहीं लगाया जा सकता किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तुम समझ गया नहीं, इसे बोलने के कुछ भी करने की स्वतंत्रता की बात की जा रही, बताइए। तो भैया अवांछनीय आलोचना, जी भैया इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब यहां पर डी था। क्यों? क्योंकि भैया आप ये नहीं कह सकते कि जो है आलोचना ये कर रहा, अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने आलोचना के बारे में जिक्र भी किया। बाकी आप भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था और न्यायपालिका का अपमान, जी भैया आप भैया भारत की संप्रभुता की बात होगी तो बिल्कुल लगा सकते हैं हम, क्या नाम है, प्रतिबंध हर हाल में। लोक व्यवस्था जी भैया बिल्कुल कर लेंगे, न्यायपालिका का अपमान नहीं कर सकते, इन सारी केसेस। लेकिन अवांछनीय यानी क्रिटिसिज्म, हम क्रिटिसिज्म के आधार पर, अभी मैंने क्या कहा, अभी इससे पहले मैंने बताया कि नहीं, अगर सही है या मान लो गलत भी है, अगर उसने क्रिटिसाइज किया, मान लो सही पूरी चीजें ना करके गलत भी हो गई, लेकिन आप उसके आधार पर उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे। अभी मैंने पिछले बात में ये जिक्र किया, यहां पर कह रहा है अगर वो आलोचना अवांछनीय भी है, मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन उसके आधार पर भी आप उस पर क्या प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ठीक है। तो भैया कैसी लगी ये 20 प्रश्न? ये तो मान के चलो अभी आपका लगभग 50% कवर हुआ है जी। अगर आप पेपर के हिसाब से देखो तो 20 प्रश्न मैंने आपका 50% कवर कर दिया है, जो अनुच्छेद 24 तक हुआ है। अब आपके जो 23 तक या 24 तक हुआ है, जो आपके बचे 11-12 आर्टिकल है ना, ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, छोटी छोटी है, तो इन्हें मैं अगले 30 प्रश्न में खत्म कर दूंगा, जो मुश्किल से वो भी आपकी इसी करीब 1 घंटे क्लास होगी। तो इस साथ इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में जो मूल अधिकार का होगा वहां पर सारी चीजों को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। तो फिर यही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज है, जो डेली प्रैक्टिस सेट चल रही है और ऐसे ही सब्जेक्टिव क्लास अन्य विषयों की भी आती रहेंगी, उसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे। ओके, तो सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, चलो आगे अब जो है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगली क्लास में भी देख लेना इसके आगे के, अभी मूल कर्तव्य और सारी चीजें कवर हो जाएंगी पॉलिटी की पेपर तक धीरे धीरे, और हिस्ट्री, इसके बाद हिस्ट्री चालू होगा, तो पॉलिटी हिस्ट्री चलेगा और आपका क्या चलेगा इधर जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, ठीक है। बाय।